नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई अफ्तार पर आपका स्वागत है। मुख्तार अब्बास नकवी अब लोगों की याददाश्त में भी नहीं है। जब मंत्रालय तो उनके पास चला गया, पार्टी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह के वरिष्ठ नेता की बड़ी भूमिका होती है। और कम से कम अभी जब ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, उस दौरान जिस तरह से उनकी भूमिका की चर्चा हो रही है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शिया नेता हैं। ईरान एक शिया कंट्री है और उनके जो अभी ईरान के राजदूत हैं भारत में, एनवॉय हैं, उनसे अच्छी मत मित्रता और अच्छे संबंध हैं। उसका उपयोग भारत सरकार ने किया और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो भारत को थोड़ी सहूलियत मिल पाई है ईरान से, विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने, भारतीय जहाज़ों की पास होने की, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। इसलिए कि जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से दोनों नेताओं की एक गुपचुप लेकिन लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद बहुत सारी चीज़ निकल कर के आए। और उसी के बाद जो ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने न केवल भारत की सराहना की थी मिडिल ईस्ट में उनकी भूमिका लेकर के, बल्कि कोविड के समय में भी जिस तरह से ईरान को और बाकी अन्य देशों को भारत ने मदद की थी उसकी बात भी की थी। और भारत और ईरान के जो सैकड़ों साल पुराने संबंध हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ये निश्चित हो गया है कि जो नेता 75 साल से ऊपर हैं उनको अब राजनीति से दूर किया जा रहा है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी हमेशा से प्रधानमंत्री के बहुत खास माने जाते हैं। वो तब भी बहुत उनके खास थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक बार फिर उनकी उपयोगिता साबित हुई और प्रधानमंत्री जो सरकार है उन्होंने उनकी उपयोगिता को इस्तेमाल किया। इसके बाद इन सब चीज़ों के मतलब ये सब जो डेवलपमेंट हुआ उसके उन डेवलपमेंट्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान हैं उनसे बातचीत हुई और भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई और बहुत सारे और डेवलपमेंट उसके बाद हुए जो भारत को फ़ायदा किए। अब दूसरा जो आज का विषय है वो है जो हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी को लेकर के कांग्रेस के आरोप हैं। अब वो आरोप पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके हम राजनीतिक पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो उसका राजनीतिक पक्ष है वो ये कि ये जो आरोप 3 दिन पहले मतलब कल ये परसों की ये घटना है और 9 तारीख को वोटिंग होनी है, तो क्या चुनाव के कुछ दिन पहले इस तरह के आरोप लगाने से और उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा, उस पर FIR होगा, उस पर पूछताछ होगी, उससे क्या निकल कर के आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन ये चुनाव पर प्रभावित हो जाएगा। क्या चुनाव को ये प्रभावित करता हुआ दिख रहा है और क्या इससे कांग्रेस को कोई फ़ायदा होता दिख रहा है या ये दांव उल्टा पड़ने वाला है? अब जिस तरह से पूरी सक्रियता के साथ न केवल असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उनकी पत्नी, भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा का जो सोशल मीडिया का पूरा जो प्रबंधन है, वो सारे जिस तरह से एक के बाद एक ट्वीट्स को और एक के बाद एक आरोप को सिलसिलेवार तरीके से उसको फैक्ट चेक कर रहे हैं और बता रहे हैं, उससे ये दांव उल्टा पड़ता हुआ लग रहा है। और अब जिस तरह से जो पवन खेड़ा हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया था, उनसे आसाम की पुलिस और दिल्ली की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उनसे पूछताछ जारी थी। तो
ये जो पूछताछ हो रही है, उस पूछताछ के बाद क्या ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। कांग्रेस पहले से ही खराब स्थिति में है। वहाँ पर मुसलमानों का वोट छोड़ करके वहाँ पर आसाम में उनको किसी का वोट बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। बावजूद उन्होंने एक अलायंस भी किया है, लेकिन क्या मुसलमानों का बंटवारा जो AIUDF है, जो बदरुद्दीन अजमल साहब है, उनकी पार्टी को नहीं मिलेगा वोट? बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो दांव चला है, तब जबकि हेमंत बिश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी आसाम में बहुत ज़्यादा है, लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, न केवल किसी एक विशेष वर्ग में, महिलाओं के बीच वो बहुत पॉपुलर हैं। और इस तरह से का आरोप लगाना जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई उनके पास, कांग्रेस के पास प्रूफ नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर विवाद पैदा कर दिया है। जो उनका बयान है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के, वो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं और वो इसको लेकर के उनकी आलोचना भी होती रही है। लेकिन अभी एक बार फिर उन्होंने इस तरह की बात कही, जो उनका बयान है उस हिसाब से, कि कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं, नमाज ऑफ़र कर रहे हैं और सांप आ जाए तो उसको मार देना चाहिए। इस तरह के बयानों की खबर छपी हुई है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि एक बार फिर उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना सांप से की है, और दूसरा ये कि उन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश की है। अब जो RSS और BJP के खिलाफ उन्होंने मुसलमानों को इंस्टिगेट करने की कोशिश की है, कम्युनल वायलेंस फैलाने की कोशिश की है। और इस कम्युनल वायलेंस के कारण जो मामला आया है, इसको लेकर के जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचना की है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि संघ के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस तरह के डेरोगेटरी बात करके उनको वोट मिलने वाला है? ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत थोड़ी मात्रा में, मतलब 1% भी कहना ठीक नहीं होगा, 1% या मान लीजिए 1-2% से ज़्यादा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। ये सारा वोट जाता है उन राजनीतिक दलों को जो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। तो अगर आसाम में, अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने के में सक्षम है तो ये वोट उनको जाएगा, नहीं तो ये वोट उस पार्टी को जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी। तो क्या इस बात को समझते हुए वो BJP और RSS के बारे में इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि हम इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो एक मुस्लिम वोट आएगा? लेकिन ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, राजनीतिक असमझ है कि सिर्फ इस बयानबाजी में से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उन जगहों पर हरा पाने में सक्षम है, विशेष रूप से हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ में। मैं आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं केरल की भी बात कर रहा हूँ, मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए ये सारी बयानबाजी के बाद भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। अब आखिरी जो मसला है वो आज का जो जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है नवजोत कौर सिद्धू। क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने पंजाब में एक नई पार्टी का गठन किया है। उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था जब उन्होंने ये बयान दिया था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके पास करोड़ों होने चाहिए, 50 करोड़, 500 करोड़, इस तरह के कुछ अमाउंट की उन्होंने बात की कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो
कांग्रेस से, तो ये इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया था और ये लंबे समय से जो विवाद कांग्रेस में चला आ रहा था, विशेष रूप से जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का था विवाद। फिर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया और चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो चरणजीत सिंह के साथ विवाद चलना शुरू हो गया, इसलिए कि नवजोत सिंह सिद्धू को ये अनुमान था कि शायद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब असली बात यह है कि लगातार अमरिंदर सिंह जो हैं, लगातार नवजोत सिंह जो हैं वो फीलर भी दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उनको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है। भारतीय जनता पार्टी उनको लंबे समय तक टॉलरेट करती रही है, बावजूद इसके कि उनके अच्छे संबंध नहीं थे अकालियों के साथ, अकाली दल के साथ, और अब वो जो है अकालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस भी टूट गया है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे ये है कि वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं वो कहीं भी कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को के बड़े नेता को एम्बैरस कर सकते हैं, और जिस तरह से उनका पिछले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ के खिलाफ बयानबाजी की है, वो किसी के खिलाफ भी शुरू हो सकते हैं। ये इस तरह के एम्बैरसमेंट से बचने के लिए भाजपा उनको एक बार फिर स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन ये जो नई पार्टी का, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ है, इससे 2027 के चुनाव में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कि कुछ इलाकों में नवजोत सिंह सिद्धू का प्रभाव है, और अगर वो 2000, 4000, 5000 भी वोट डालेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जो इसलिए कि अब बहुत सारे प्लेयर हो गए हैं, शिरोमणि अकाली दल के भी कई धड़े हैं, आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस है, भाजपा है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।